कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। ये मुल्क कर्जों पे अब नहीं चल सकता। खुदा की कसम, अगर हमारे बच्चे भी फरोख्त करने पड़े हमें, तो हम अपने मुल्क की खातिर उनको भी फरोख्त करके कर्जा खत्म करेंगे। जिस तरह श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया है, इसी तरह खुदा न करे पाकिस्तान भी डिफॉल्ट कर जाएगा। इस मुल्क में सिर्फ एक डंडे का कानून है, खुदा के लिए वो चला दें, कौमी हुकूमत कायम करें, इंतहाई ईमानदार लोग शामिल हों, वो कड़ा एहतसाब करें। पूरे पाकिस्तान के अंदर या बाहर जिसकी जो जमीनें हैं, जो जायदादें हैं, जो पैसा है, वो जब्त कर लें, खाने पीने की चीजें दें, सबको कहें, मेरे समेत सबको कहें कि साबित करो ये पैसा कहां से लाया है। तो तब जाके ये मुल्क सुधरेगा, इसका कर्जा तब जाके उतरेगा। आज वक्त है कि इस वतन की लूटी हुई कौमी दौलत, इस वतन की लूटी हुई कौमी दौलत के बनाए गए एहसासे, उन सबको जब्त किया जाए, बैरूनी कर्जा खत्म किया जाए। आप देखें कि एक डीसी के पास 10 गाड़ियां हैं, कमिश्नर के पास 20 गाड़ियां हैं, सेक्रेटरी के पास 40 गाड़ियां हैं। इसी तरह जूं आप ऊपर जाते जाएं, जहाजों तक गाड़ियां जाती हैं। यार ये इनके को बाप दादा की कमाई है, ये हमारे लोगों का, गरीब पाकिस्तानियों का खून है। वापस लें इनसे सारा कुछ। ये तरक्याती फंड बंद करें सारे। नई तरक्यात हमें चाहिए। तरक्यात तब होगा कि घर में खाने के लिए कुछ होगा। इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी और करप्शन के मुकदमात में मुलव्वस हैं, उनको हुकूमत दे दी गई। उनके किधर गए वो साबका स्कैंडल, उनकी साबका करप्शन किधर चली गई। मंगतों का टबर जो है वो सऊदी अरब जा रहा है। ये कैसा मुल्क है कि जिसके अंदर एक सजा याफ्ता आदमी जिसको 50 रुपए के स्टाम्प के बाहर भेजा गया था, उसको दोबारा पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। ये हमारे लिए सोचने का मकाम है, जज्बात की बात नहीं है। अब दूसरी तरफ खान साहब हैं, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। बिल्कुल आपकी बात हम डिनाई नहीं करते कि आपके खिलाफ ये खत आया है, मगर इस खत में ओरिजिनल साजिश और ओरिजिनल जो मुदाखलत है वो पाकिस्तानी कौम के खिलाफ है, आपके खिलाफ कम है। खान साहब आप इंसाफ की बात करते हैं तो वो 14 शहीदों का खून, उसके इंसाफ की बात आप क्यों नहीं करते? आपके मुंह पे किस ने ताला लगाया हुआ है? यही लोटे, यही कूजे, यही कड़छे जहांगीर तरीन के जहाज में आपके पास आते थे, अलीम खान के साथ आते थे, तो आप कहते थे जी कि खान ने इतनी विकटें गिरा दी। तो वो विकटें उस वक्त गिरती थी तो आपको उस वक्त समझ नहीं आई कि ये लोटे कूजे कड़छे जो आ रहे हैं, ये अगर आज आपके जहाज में लोड कर रहे हैं तो कल इस जहाज से छलांग भी लगा सकते हैं। मैं आपकी नीयत पे शक नहीं करता, क्योंकि नीयतों का मालिक अल्लाह है, मगर खान साहब खाली नीयत से काम नहीं होता है, साथ आपको अपनी टीम भी देखनी पड़ेगी। इस वक्त आपके पास चांस है। आप कहते हैं मैं 2/3 लेके आऊंगा। खान साहब आप 2/3 भी लेके आ जाएं, आप इस निजाम में कुछ नहीं कर सकते। खुदा के लिए कौम को सही सिमत पे लेके जाएं, आप मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इंतखाबात हों, तब जाके ये कौम आगे निकलेगी। IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे किसने खाए हैं? आप लोगों ने खाए हैं, हुकूमतों ने मिल के खाए हैं। जब दिल्ली से पहले उसने कहा जी कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ढगाना कर दूंगा। खान साहब आपने डिलीवर क्या किया है? ये गलत बात है कि खत के नीचे आपकी गंदगी सरे दस इस चादर के नीचे आ गई है, मगर ये चादर फटेगी और वो गंदगी फिर भी नीचे से निकलेगी। अगर एक बिजली चली गई पाकिस्तान से तो पूरे मुल्क में न पानी रहेगा, न बिजली रहेगी, न गैस रहेगी, न गाड़ियां चलेंगी, न फ्रिज रहेंगे, न स्त्रियां चलेंगी, खाने पीने का सिस्टम ही कोई नहीं होगा। मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। फिर मुल्क के अंदर खाना जंगी खुदा न करे शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो हज़ारा 24 न्यूज़ का मशकूर हूँ। हमारे कातिल सानिया मॉडल टाउन के कातिल इक़्तिदार में आ गए हैं, और दूसरी तरफ वो शख्स है कि जिसने सानिया मॉडल टाउन के शोधा के खून पे इक़्तिदार हासिल किया, उसकी जुबान को 4 साल से ताला लगा हुआ है, और जब से फारग हुआ है अभी तक भी उसका ताला नहीं खुला। इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। मुल्क को खुदा न करे खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है, और हर धर्म किस्म के लोग जो हैं वो पाकिस्तान पे इस वक्त मुसल्लत हो चुके हैं। अब एक ऐसे गिरोह को मुसल्लत कर दिया गया है कि जो मेरे ख्याल में तारीख में ये चीज़ हमने नहीं देखी कि जो कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी और करप्शन के मुकदमात में मुलव्वस हैं, उनको हुकूमत दे दी गई। उनके किधर गए वो साबका स्कैंडल, उधर उनके किधर चले गए, उनकी साबका करप्शन किधर चली गई। फिर साथ ही अभी वो पूरा एक मंगतों का टबर जो है वो सऊदी अरब जा रहा है, और एक मंगता जो है मफरूर, उसको वो लंदन से सऊदी अरब बुला रहे हैं। ये कैसा मुल्क है कि जिसके अंदर एक सजा याफ्ता आदमी जिसको 50 रुपए के स्टाम्प के बाहर भेजा गया था, उसको दोबारा पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। ये हमारे लिए सोचने का मकाम है, जज्बात की बात नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। अब दूसरी तरफ खान साहब हैं, वो खत लेके आ गए हैं कि इस खत में इस तरह किया है, इस तरह किया है।
अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। खान साहब बिल्कुल आपकी बात हम डिनाई नहीं करते कि आपके खिलाफ ये खत आया है, मगर इस खत में ओरिजिनल साजिश और ओरिजिनल जो मुदाखलत है वो पाकिस्तानी कौम के खिलाफ है, आपके खिलाफ कम है। आपको तो जब 2014 के धरने में आपने 20 मिनट की मुलाकात जनरल रहील शरीफ से की थी तो उस वक्त आपने सारा कुछ तस्लीम कर लिया था कि मैं MQM को भी साथ मिलाऊंगा, मैं काफ लीग को भी मिलाऊंगा, मैं लाल हवेली को भी मिलाऊंगा, मैं इलेक्टेबल्स भी लूंगा। उस वक्त भी हमारे कायद डॉक्टर ताहिर उल कादरी ने आपको मना किया था कि खान साहब आप ये ज्यादती कर रहे हैं, इस निज़ाम के अंदर आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। और आपने उस वक्त कहा था कि सानिया मॉडल टाउन अगर मैं इक़्तिदार में आया तो मैं 1 माह के अंदर इंसाफ दूंगा। खान साहब आप पौने 4 साल इक़्तिदार में रहे, मजाल है कि आपके मुंह से एक लफ्ज भी सानिया मॉडल टाउन के बारे में निकला हो। आपने सानिया मॉडल टाउन के जो कातिल थे, जिसमें जितने ब्यूरोक्रेट्स थे, आपने उनको आला ओहदों पे लगाया, सदारती अवार्ड दिए। तो खान साहब आप इंसाफ की बात करते हैं तो वो 14 शहीदों का खून, उसके इंसाफ की बात आप क्यों नहीं करते? आपके मुंह पे किसने ताला लगाया हुआ है? जरा उस खत को भी ओपन कर दें कि वो खत जिसने आपको लिखा था कि आपने सानिया मॉडल टाउन के ऊपर नहीं बोलना। गो के इस वक्त आपका बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है, मगर ये वो बयानिया है कि जिसकी बेसमेंट कोई भी नहीं है खान साहब। इसलिए कि जब यही लोग, यही लोटे, यही कूजे, यही कड़छे जहांगीर तरीन के जहाज में आपके पास आते थे, अलीम खान के साथ आते थे, तो आप कहते थे जी कि खान ने इतनी विकटें गिरा दी। तो वो विकटें उस वक्त गिरती थी तो आपको उस वक्त समझ नहीं आई कि ये लोटे कूजे कड़छे जो आ रहे हैं, ये अगर आज आपके जहाज में लोड कर रहे हैं तो कल इस जहाज से छलांग भी लगा सकते हैं। तो उन्होंने वो छलांग लगा दी। जब जहांगीर तरीन अलहदा हो गया, अलीम खान अलहदा हो गया, तो वो लगा दी। अभी भी आप कौम को फिर नए सिरे से, खान साहब मैं आपकी नीयत पे शक नहीं करता क्योंकि नीयतों का मालिक अल्लाह है, मगर खान साहब खाली नीयत से काम नहीं होता है, साथ आपको अपनी टीम भी देखनी पड़ेगी। आप रियासत के मदीना की मिसाल देते रहे हैं, पहले आपने तब्दीली से सफर शुरू किया, फिर रियासत मदीना पे आप आए। रियासत मदीना की तारीख तो आप पढ़ लेते। आपकी तो ये हालत है कि आप ऊपर ईमानदारी की बात करते हैं, साथ नीचे सारे अबू जहल वाले रखे हुए हैं, वही इलेक्टेबल्स हैं, वही मुरूसी सियासतदान है। इस वक्त भी आप देख लें कि पता नहीं इस कौम को क्या हो गया है कि आपके इर्द गिर्द लोग जो बैठे हुए हैं अभी भी, जो छोड़ गए हैं उनको छोड़ें। वो कौन है? वो वही लोग हैं जो कभी नून में थे, जो कभी पीपल पार्टी में थे, कभी काफ लीग में थे। खुदा के लिए इस कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। इस वक्त आपके पास चांस है। आप कहते हैं मैं 2/3 लेके आऊंगा। खान साहब आप 2/3 भी लेके आ जाएं, आप इस निजाम में कुछ नहीं कर सकते। खुदा के लिए कौम को सही सिमत पे लेके जाएं। आप सही सिमत यह है कि इस निजाम से आप बगावत करें, मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इंतखाबात हों, तब जाके ये कौम आगे निकलेगी। बाकी मैं आपसे भी ये कहूंगा कि कोई ऐसा इकदाम, जिस तरह आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के खाना जंगी, शेख साहब ना आपका कोई आगे है ना पीछे है, इसी तरह खान साहब भी यहाँ पे अकेले हैं, उनके बच्चे भी बाहर हैं, ये बाकी बबलू भी सारे भाग जाएंगे, तो खाना जंगी में आम आदमी जो है वो उसकी लाशें गिरेंगी। क्या आम आदमी सिर्फ इसलिए रह गया है कि उसकी लाशें गिरें? ये कौन सा कानून है? चीफ जस्टिस साहब से मैं पूछता हूं या उनसे, रातों रात ये फैसले, सानिया मॉडल टाउन के शहीद, शौनाए शोहदाए हजारा के शहीद, उनका तो नाम ही कोई नहीं लेता, और बाकी बड़े बड़े लोगों के लिए अदालतें रात को 12 बजे लगती हैं। ये आप लोगों का एक डिबेटिंग क्लब है जिसके अंदर आप ऊपर फैसले करते हैं और वो फैसले कौम पे मुसल्लत कर देते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे किसने खाए हैं? आप लोगों ने खाए हैं, हुकूमतों ने मिलकर खाए हैं। आज वक्त है कि मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ खुदा न करे जा रहा है। आज वक्त है कि इसका कड़ा एहतसाब किया जाए, और कड़ा एहतसाब लोग कहते हैं कि क्या किस तरह किया जाए? कोई मुश्किल काम नहीं। वो नवाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ, वो बाकी, वो क्या इदारों के बारे में नहीं कह रहे थे? जरदारी साहब, मौलाना साहब, आज आपने उन चोरों को बिल्कुल साफ सुथरा करके अब खाना काबा शरीफ भेज रहे हैं कि वहां से जाके ना के आए। वो हमारी इनको जुबान में कहते हैं कि जड़े इथे कोड़े उथे भी कोड़े, लेकिन ये आपकी जरूरत है। जिस तरह इमरान खान ने पहले रियासत मदीना की बात की, तब्दीली से पहले उसने कहा जी कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ढगाना कर दूंगा। खान साहब आपने डिलीवर क्या किया है? देखें, ये एक अलग बात है कि खत के नीचे आपकी गंदगी सरे दस इस चादर के नीचे आ गई है, मगर ये चादर फटेगी और वो गंदगी फिर भी नीचे से निकलेगी। आप क्यों गई हैं IMF के पास? अब ये सऊदी अरब से पैसे लाएंगे या IMF से लाएंगे, ये एक और टाकी आप लगा रहे हैं सुराख को बंद करने के लिए। अब ये टाकियों से काम नहीं चलेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फिल वक्त फिल फोर, इस मुल्क में सिर्फ एक डंडे का कानून है, खुदा के लिए वो चला दें,
قومی حکومت قائم کریں جس میں انتہائی ایماندار لوگ شامل ہوں, وہ کڑا احتساب کریں. اور کڑے احتساب کا طریقہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر یا باہر جس کی جو زمینیں ہیں, جو جائیدادیں ہیں, جو پیسہ ہے, وہ ضبط کر لیں. کھانے پینے کی چیزیں دیں, سب کو کہیں, میرے سمیت سب کو کہیں کہ ثابت کرو یہ پیسہ کہاں سے لایا ہے. تو تب جا کے یہ ملک سدھرے گا, اس کا قرضہ تب جا کے اترے گا, ایسے نہیں اتر سکتا. اور اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا ہے, اسی طرح خدا نہ کرے پاکستان بھی ڈیفالٹ کر جائے گا. اور یہ آئی ایم ایف کی قسطوں سے اور سعودی عرب کے امداد سے ہم آگے کتنا ٹائم چلیں گے؟ 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے چل جائیں گے, 5 مہینے چل جائیں گے؟ نہیں. جب تک آپ بیرونی قرضہ نہیں ختم کریں گے تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور بیرونی قرضہ عام آدمی نے نہیں کھایا, غریب آدمی نے نہیں کھایا, سب بڑے بڑے اجداؤں نے کھایا ہے, خواہ وہ کسی بھی شعبے میں ہوں, انہوں نے کھایا ہے. آج وقت ہے کہ اس وطن کی لوٹی ہوئی قومی دولت, اس وطن کی لوٹی ہوئی قومی دولت کے بنائے گئے اثاثے, ان سب کو ضبط کیا جائے, بیرونی قرضہ ختم کیا جائے. یہ کس بات کی؟ آپ دیکھیں کہ ایک ڈی سی کے پاس 10 گاڑیاں ہیں, کمشنر کے پاس 20 گاڑیاں ہیں, سیکٹری کے پاس 40 گاڑیاں ہیں. اسی طرح جو آپ اوپر جاتے جائیں جہازوں تک گاڑیاں جاتی ہیں. یار یہ ان کے کوئی باپ دادا کی کمائی ہے؟ یہ ہمارے لوگوں کا, غریب پاکستانیوں کا خون ہے. واپس لیں ان سے سارا کچھ. یہ ترقیاتی فنڈ بند کریں سارے. نئی ترقیات ہمیں چاہیے. ترقیات تب ہوگا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوگا. یہ بیرونی قرضہ ختم کریں. اگر نہیں کریں گے تو جس طرح کی لوڈ شیڈنگ ابھی جاری ہے, یہی حالات سری لنکا کے اندر بھی ہوئے تھے کہ ان کا جب تیل آیا تھا تو ان کے پاس پیمنٹ کے لیے پیسے نہیں تھے, تو پھر وہ جہاز واپس کیا, تو آج سری لنکا ڈیفالٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کی بنیاد بھی یہ تھی کہ قرضے پہ قرضہ, قرضے پہ قرضہ, قرضے پہ قرضہ. یہ ملک قرضوں پہ اب نہیں چل سکتا. اگر اس قوم کے ساتھ آپ لوگ مخلص ہیں تو اپنے تمام تر احساسات جتنے بھی بڑے ہیں چھوٹے ہیں سب کے احساسات ڈکلیئر کریں, قبضہ کریں ان کے اوپر. جس نے جو کرپشن کی ہوئی ہے وہ پیسہ واپس کریں, باقی جو اوریجنل بچتے ہیں واپس کریں. خدا کی قسم اگر ہمارے بچے بھی فروخت کرنے پڑے ہمیں تو ہم اپنے ملک کی خاطر ان کو بھی فروخت کر کے قرضہ ختم کریں گے. آپ تو اپنے بچوں کا سوچ رہے ہیں, مستقبل تو ہمارے بچوں کا تباہ ہوگا. آپ تو سب بڑے بڑے لوگوں نے یہ جس طرح 777 بوئنگ میں یہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, آپ سب لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے, کوئی بھی نہیں بچے گا. خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کر کے یہ احتساب کریں, پھر اصلاحات کریں, پھر انتخابات کرائیں, ورنہ خدا نہ کرے ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا. اور خانہ جنگی کی طرف اگر گیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. نہ ہمارے ایٹمی اثاثے بچیں گے, نہ ہمارے گوادر بچے گا, نہ دیگر ہماری احساسات بچیں گے. بچا کیا ہے؟ موٹر وے ہم دے چکے ہیں, ایئرپورٹ ہم گروی رکھ چکے ہیں. اور اس موقع میں عمران خان صاحب سے یہ خصوصی اپیل کروں گا, خان صاحب آپ نواز شریف کی طرح مطلق العنان نہ بنیں. اپنے دماغ کو آپ استعمال کریں. آپ کے ساتھ ابھی بھی غلط لوگ ہیں, گو کہ آپ کے اس ایجنڈے سے آپ کے لوگ واپس آ گئے, مگر ایک بات یاد رکھیں کہ لیڈر کا ایک ویژن ہوتا ہے, اور جو لیڈر ویژن نہیں رکھتا وہ تکے پہ آگے چلتا ہے تو وہ بہت سارے کام خراب کر دیتا ہے. تو اگر آپ اس نظام کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو چھوڑیے الیکشن کی طرف. آپ کہیں جی کہ تبدیل کیجئے اس نظام کو, متناسب نمائندگی کا نظام آ جائے. الیکٹیبلز اور مورسی سیاستدانوں کی سیاست جب تک یہاں سے ختم نہیں ہوگی تب تک یہ کام نہیں. اور متناسب نمائندگی وہ واحد نظام ہے خان صاحب کہ جس کے تحت آپ کو بلیک میلنگ نہیں ہوگی, کوئی بھی ادارہ آپ کو نہیں کرے گا. تو میں یہ ایک درد دل کی باتیں تھی میری, کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے, یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا. آئین کی وہ شکیں جو آپ کے حق میں ہیں وہ تو ٹھیک ہیں, جو عوام کے حق میں ہیں نہ انہوں نے کبھی اس کے اوپر 100 ووٹوں نوٹس لیا. آئین کی 2 ہی شکیں ہیں, 5, 6, 69, 70 جو ان کے کام کی ہیں. وہ باقی جو شکیں عوام کی ہیں اس کے اوپر کون نوٹس لے گا؟ کبھی نوٹس لیا آپ لوگوں نے؟ سپریم کورٹ میں جانے کے لیے میرے جیسا آدمی تو 10 پشتیں بھی سوچتا رہے تو نہیں جا سکتا, وہاں کے وکیلوں کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں. تو یہ پورا نظام کلیپ کر چکا ہے. ہم نے اس نظام کو تبدیل کر کے اس ملک کو بچانا ہے. کڑا احتساب, انتخابی اصلاحات اور پھر متناسب نمائندگی کے تحت انتخابات. جو دھینگا مچھلی ہے یہ اب نہیں چلے گی. اگر آپ نے انہی چوروں کو, انہی لٹیروں کو, انہی ظالموں اور وڈیروں کو دوبارہ لے کے آنا ہے تو پھر یہ آپ کی واشنگ مشین آپ کو مبارک ہو. پھر یہ سمجھیں کہ وہ وقت, اس میری بات کو آپ یاد رکھیں کہ وہ وقت یاد رکھیں کہ جب آپ لوگ یہ انصاف نہیں کریں گے تو پھر پاکستان میں بچے گا کوئی بھی نہیں, کیونکہ بھوک پھر سارے کام کراتی ہے اور یہ ملک اسی کی طرف جا رہا ہے. میری آپ سے گزارش ہے میرے پاکستانیوں, آج جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ سری لنکا والی صورتحال ہے. اگر ایک بجلی چلی گئی پاکستان سے
तो पूरे मुल्क में न पानी रहेगा, न बिजली रहेगी, न गैस रहेगी, न गाड़ियां चलेंगी, न फ्रिज रहेंगे, न स्त्रियां चलेंगी, खाने पीने का सिस्टम ही कोई नहीं होगा, तो फिर मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, फिर मुल्क के अंदर खाना जंगी खुदा न करे शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त मैं फिर दोबारा कहूँगा कि आला ओहदों पे जो जिम्मेदार हैं अपनी इस्लाह कर लें। ये गंद जो आपने बोया था, इस सारे गंद को काटें, इन फसलों को, ईमानदार फसल लेके आएं, अपनी गलतियों की भी इस्लाह करें, कौम की भी इस्लाह करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। मेरी इस रमज़ान के महीने में दुआ है कि अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, इसे कायम रखे, और जहाँ जहाँ हमारी गलतियाँ हैं, मेरे समेत जिसकी भी हैं, सबको सुधारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक इस बुरान को पाकिस्तान से टाले और पाकिस्तान के अंदर एक अहल, ईमानदार और अच्छी क़यादत लाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद।